ओम साई राम। मैं की तैयारी आपका हिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारियों तक पढ़ चुके थे। इसके बाद हम मौर्यकालीन भारत देखते हैं कैसा था मौर्यकालीन भारत। इसके बाद हम आएंगे शुंग वंश की ओर। तो हेडिंग डाल लीजिए मौर्यकालीन भारत। मौर्य कालीन भारत। मौर्यकालीन भारत जो था, इसकी कैसी राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक ये सब स्थितियां थी, जरा देखेंगे। तो मौर्यकालीन भारत की पहली जो व्यवस्था थी उस पर चर्चा करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था, मौर्यकाल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? कौटिल्य ने सप्तांग राज्य की अवधारणा का जिक्र किया है, यानी चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने सप्तांग यानी राज्य के 7 अंग का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने सप्तांग राज्य का वर्णन किया है। ध्यान रखना इसमें कौन कौन आते हैं तो देखिएगा। पहला तो राजा आता है, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा सेना, छठा कोष और 7वां मित्र। कौटिल्य ने इन 7 राज्य के जो 7 अंग है सप्तांग राज्य की अवधारणा का जिक्र किया है। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, इसके बाद कोष, सेना और मित्र। इन 7 राज्य के जो अंग हैं इनका वर्णन जो है कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया है। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसके प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। इनमें 18 मंत्री होते थे। ये प्रश्न ध्यान रखना कि मौर्य काल में कितने मंत्री होते थे। तो मौर्यकालीन मंत्रियों की संख्या 18 होती थी तथा इनके विभाग जो होते थे उन्हें तीर्थ के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में मौर्यकालीन मंत्री परिषद में 18 विभाग थे, 18 यानी मंत्री थे। इनमें प्रत्येक के विभाग को तीर्थ कहा जाता था। प्रत्येक के विभाग को तीर्थ कहा जाता था। प्रत्येक विभाग को तीर्थ के नाम से जानते थे। इसके बाद इन मंत्रियों को वार्षिक वेतन दिया जाता था। पर्ण इस समय की मुद्रा थी। काशार्पण, पर्ण या पहावड़, इन सब का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। कांसे से बनी ये मुद्रा होती थी। तो ध्यान रखना, मौर्यकालीन जो मंत्री परिषद होती थी इसके प्रत्येक मंत्री को 12,000 रुपए वार्षिक वेतन दिया जाता था। 12,000 पर्ण जो थी इस समय की मुद्रा, ये वार्षिक वेतन था जो इनको दिया जाता था। इनमें 5 मंत्री, 18 मंत्री टोटल थे। 5 मंत्री जो थे इनसे मिलकर अंतरंग परिषद का निर्माण होता था। तो कई बार पूछा गया प्रश्न, अंतरंग परिषद, इसमें क्रम से 5 मंत्री होते थे। क्रम से 5 जो मंत्री थे वो होते थे जिन्हें अंतरंग परिषद में शामिल किया जाता था। 5 मंत्री थे। जैसे आज के समय में पूछा जाए किचन कैबिनेट, तो ध्यान रखना गृह, वित्त,
रक्षा और विदेश, इनको मिलाकर एक किचन कैबिनेट बनती है जो ज्यादा विशेष मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गठित होती है। आपस में एक दूसरे से संपर्क में ही रहते हैं। 12,000 रुपए मंत्रियों को वेतन दिया जाता था, लेकिन जो अंतरंग परिषद में 5 मंत्री शामिल होते थे, इनसे 4 गुना यानी 48,000 कर्ण जो था वेतन मिलता था वार्षिक के तौर पर। तो इस तरह करके मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था की, मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था के जो साक्ष्य हैं वो सब कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिए गए। इसके बाद मौर्यकालीन में कुछ ऐसे जो मंत्री ये थे, इनके विभाग थे, इन विभागों पर भी प्रश्न बहुत पूछा गया है। तो ध्यान रखना, इनके विभाग और उनके जो नाम है उनको लिख लीजिए। जैसे एक था सीताध्यक्ष, ये भूमि का मंत्री होता था, यानी जमीन का मंत्री होता था। सीता माता जमीन से उत्पन्न हुई, तो ध्यान रखना वो भूमि का मंत्री होता था। प्रतिष्ठा जो था वो न्यायिक कार्य किया करता था, न्याय किया करता था, यानी न्यायिक कार्य के लिए प्रतिष्ठा को नियुक्त किया गया। इसके बाद व्यवहारिक जो था, ये ध्यान रखना इस समय 2 तरह के न्यायालय थे, एक फौजदारी और दीवानी। तो फौजदारी का जो मंत्री होता था वो प्रतिष्ठा कहलाता था, ये फौजदारी। इसके बाद न्यायिक जो इसका एक तरह से कार्य करता था। दूसरा एक मंत्री था जिसे व्यवहारिक के नाम से जानते हैं, व्यवहारिक, ये भी न्यायिक कार्य करता था, लेकिन ये दीवानी के कार्य देखता था। विवाद जो जमीन संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित थे, उनके विवाद जो थे वो देखता था। इसके साथ साथ एक था दुर्गपाल, जो दुर्गों की रक्षा करता था। ये जो किले होते थे, दुर्ग थे, उनका मंत्री था। तो इस तरह करके कुछ प्रमुख विभाग थे जिनके मंत्री हुआ करते थे। इसके बाद फिर मंत्रिपरिषद के लिए बहुत सारी चीजें बना दी गई। अशोक के समय जो भी निर्णय लिए जाते थे वो सभी इन मंत्रियों के बहुमत से लिए जाते थे। यानी कुल मिलाकर एक ऐसी व्यवस्था थी जो वास्तविक रूप से एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाती थी। इसी समय मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, अशोक के समय किए गए कुछ अन्य कार्य। ध्यान रखना, अशोक के समय किए गए अन्य कार्य। इस राजनीतिक व्यवस्था में कुछ अन्य कार्य थे। सबसे छोटी जो इकाई थी वो गांव थी। इस समय की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई अशोक के समय गांव थी। सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव में अशोक ने एक मंत्री जो था उसका गठन किया। इसे अग्रिनो मोई के नाम से जानते हैं। यहां का जो मंत्री होता था, मंत्री नहीं इसे अधिकारी कहेंगे, गांव का जो अधिकारी था उसे अग्रिनो मोई के नाम से जाना गया। अग्रिनो मोई के नाम से जाना गया। इसके बाद अशोक के समय शहर भी स्थापित थे। शहर जो थे, इनका जो अधिकारी होता था उस अधिकारी को अस्तिनो मोई के नाम से जाना गया। ध्यान रखना, दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। इसमें सा आपको दिख रहा है तो शहर याद रखिएगा। इसके बाद जो गांव का अधिकारी है वो अग्रिनो मोई। तो इस तरह करके अशोक की ये दोनों चीजें जो बताई हैं ये स्ट्रैबो नाम के एक इतिहासकार ने बताई हैं। स्ट्रैबो, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, जिसने ज्योग्राफी नामक बुक लिखी है, उसके ही ये विवरण है। इस समय के विवरण स्ट्रैबो के द्वारा बताए गए। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा, अशोक के समय
न्यायिक व्यवस्था आप देख ही चुके। अब आपको देखना है अशोक के समय आर्थिक व्यवस्था, अशोक के समय अर्थव्यवस्था कैसी थी उसके बारे में जरा देख लीजिए। आर्थिक व्यवस्था, मौर्य साम्राज्य में आर्थिक व्यवस्था किस तरह से थी तो जरा देखिएगा। मौर्य साम्राज्य की आय का जो स्रोत था वो सिर्फ राजस्व को बताया गया। तो अगर पूछा जाए आय का स्रोत मौर्य साम्राज्य का तो था राजस्व। राजस्व जो लिया जाता था वो कुल आय का 1/6 भाग होता था। जबकि मैंने आपको बताया था कि अशोक जब लुम्बिनी गया था तो वहां उसने राजस्व घटाकर 1/8 कर दिया था। एक जगह है जहां पर 1/8 है, वो कौन सी है तो लुम्बिनी। बाकी सब पूरे मौर्य साम्राज्य में, पूरा मौर्य साम्राज्य 322 से 184 ईस्वी पूर्व तक जहां भी आप देखेंगे राजस्व 1/6 हिस्सा ही आपको मिलेगा। सिर्फ लुम्बिनी को छोड़ दीजिएगा। इसके बाद फिर अशोक के समय कुछ ऐसे कर थे जो लिए गए और उनको आगे भी जारी रखा गया। अशोक के जो उत्तराधिकारी है उन्होंने भी लिया। इनमें सबसे पहला कर था जिसे हिरण्य के नाम से जाना गया। कई बार पूछा गया हिरण्य क्या है तो हिरण्य एक कर है। इसके बाद ये कर किस पर लिया जाता था तो हिरण्य जो था वो नगद कर था। ये नगद कर था जो वसूल लिया जाता था। इसके बाद कई सारे अन्य भी कर लिए गए जिनमें सेतु जो था वो फल और फूल पर लगाया जाता था। सेतु ये फल और फूल जो होते थे उनसे कर लिया जाता था। उसे ही एक तरफ इधर लिख लीजिएगा कर याद रहेगा और इधर संबंधित किससे संबंधित था या संबंधित वस्तु या चीज। तो ध्यान रखना कर जो हिरण्य था वो नगद कर था। दूसरा सेतु जो था फल फूल से लिया जाता था। इसके बाद एक कर और है जिसे प्रणय के नाम से जाना गया। प्रणय, प्रणय आपातकाल में लिया जाता था। जब राज्य पर कोई आपातकाल आ जाता था तब इस कर को लिया जाता था। ये जीवन में एक ही बार व्यक्ति को देना होता था, यानी जब आपातकाल आएगा तो उसको दिया जाएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना इसको हमेशा नहीं लिया जाता था। इसके बाद भूतो प्रत्युत्पाद जो एक कर था उसको भी इसी समय वसूला गया है। ये नशीले पदार्थों पर लिया जाता। मौर्य साम्राज्य में ब्राह्मणों और महिलाएं यानी जो वैश्याएं थी उनसे भी कर वसूला गया। तो इस समय कर सबसे लिया गया। ध्यान रखना एक कर था जिसे भूतो प्रत्युत्पाद के नाम से जाना गया। भूतो प्रत्युत्पाद ये कर कौन सा था तो ध्यान रखना ये कर लिया जाता था भूतो प्रत्युत्पाद, नशीले पदार्थों से ये कर लिया जाता था। नशीले पदार्थों पर जो कर लगता था वो भूतो प्रत्युत्पाद कर था। इस समय ध्यान रखना वैश्याओं और ब्राह्मणों से भी कर वसूला गया। महिलाएं भी इस समय मौर्य साम्राज्य में कर व्यवस्था से नहीं बच पाई थी। मौर्य साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो मिश्रित थी। ध्यान रखना जो कारखाने होते थे, ये नोट डाल करके लिख लीजिएगा, मौर्य कालीन अर्थ व्यवस्था कैसी थी तो मिश्रित थी। इस समय जो कारखाने थे वो राज्य और आम जनमानस दोनों के हुआ करते थे। वैसे भारत में इस समय कुटीर उद्योग को ज्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन प्रश्न पूछा जाए मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था तो वो हमेशा आप मिश्रित अर्थव्यवस्था ही लगाएंगे। इसके बाद मौर्य साम्राज्य की अब हेडिंग डाल लीजिए सैन्य व्यवस्था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। कालीन सैन्य व्यवस्था। इतनी बड़ी सेना तो मेडिवल हिस्ट्री में भी आप नहीं देखेंगे जितनी बड़ी
मौर्य साम्राज्य में सेना बनाई गई, 6 लाख पैदल सैनिक हुआ करते थे। पैदल सैनिक। मौर्य काल में सबसे बड़ी सेना अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी, सॉरी मिडिवल हिस्ट्री में। लेकिन मौर्य काल में 6 लाख तो सिर्फ पैदल सैनिक ही थे। इन सैनिकों में से 6 लाख जो पैदल सैनिक थे, 30,000 इसमें घुड़सवार, 30,000 यानी बहुत संख्या थी, ये घुड़सवार थे। इसके बाद रथ 8,000 और 9,000 इनकी सेना में हाथी थे। यही तो मगध का उत्कर्ष था। मगध का जब उत्कर्ष आप पढ़ रहे थे तो उसमें मगध के जंगलों को जब काटा गया तो वहां से हाथी मिले, और इन शक्तिशाली हाथियों के बलबूते पर जो सेनाएं गठित हुई अब वो बहुत मजबूत होती थी। युद्ध इन हाथियों के द्वारा जीत लिया जाता था। ध्यान रखेंगे इस समय ये मौर्य साम्राज्य की सेना थी। मौर्य साम्राज्य के लोगों ने एक सशक्त नौसेना भी बनाई। इस सशक्त नौसेना के कारण मौर्य साम्राज्य की जो व्यवस्था थी वो और मजबूत होती गई। नौसेना के दम पर मौर्य साम्राज्य ने बहुत बड़ा एक हिस्सा दक्षिण भारत तक जो कहा जाता है वो स्थापित कर लिया। तो मौर्य साम्राज्य में एक सशक्त नौसेना भी थी। इसके बाद फिर आते हैं मौर्य साम्राज्य के एक और विशिष्ट व्यवस्था जिसे गुप्तचर व्यवस्था के नाम से जानते हैं। बरीद या मुन्नियान, उनका नाम पहले ही आप सुन चुके हैं। तो ये गुप्तचर व्यवस्था के ही अंग हैं। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य के गुप्तचर, मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था। जिस भी देश की ये गुप्तचर व्यवस्था जितनी मजबूत होती है वो देश चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो विदेश नीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो रक्षा नीति के क्षेत्र में हो, सब में बहुमूल्य अपने एक जो कह सकते हैं उद्देश्य है वो पूर्ण करता है। अब आप सोचिए पाकिस्तान के प्रति हमारी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं वो हर क्षण हमें एक तरह से जागरूक रखती हैं, हर चीज से हमें रूबरू रखती हैं। तो वही व्यवस्था मौर्य साम्राज्य में थी। कौटिल्य ने 9 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया। आपके बीच में वो गुप्तचर होंगे तो आप जान भी नहीं पाएंगे, ऐसे रंग रूप शकल सूरत बदल कर आते थे। आपके रिश्तेदार के रूप में वो बनकर आ जाते थे, आपको पता ही नहीं, आपको लगेगा ये तो हमारे रिश्तेदार है, लेकिन वो कौटिल्य के बनाए गए गुप्तचर थे। बाजारों में गुप्तचर इसी तरह छुप के वेश बदल कर जाया करते थे। तो इस तरह करके कौटिल्य ने 9 प्रकार के गुप्तचरों को एक तरह से नियुक्त किया था। सन्यासी के रूप में, व्यापारियों के रूप में, भिखारियों के रूप में, इन सब रूपों में ये गुप्तचर जाया करते थे। लेकिन याद रखना कितने प्रकार के थे, तो 9 प्रकार के गुप्तचरों को नियुक्त किया गया था। गुप्तचरों की 2 श्रेणियां थी, एक थी संस्था और दूसरा था संचार। ये जो मौर्यकालीन गुप्तचर हैं ये 2 भागों में बटे थे। 2 भागों में बटे थे। ये 2 भाग कौन कौन से थे? एक थे संस्था वाले गुप्तचर और दूसरे थे संचार वाले गुप्तचर। संस्था वाले एक स्थान पर रहकर गुप्तचर व्यवस्था को देखते थे। संस्था वाले जो थे वो एक स्थान पर रह के गुप्तचर व्यवस्था को देखते थे, जबकि जो संचार वाले थे वो भ्रमणशील थे। संचार वाले ये भ्रमण किया करते थे, चाहे वो भिखारी, सन्यासी, ब्राह्मण, इन सभी रूपों में जा जाकर भ्रमण किया करते थे। ध्यान रखना महामात्य जो स्पर्श होता था वो गुप्तचर व्यवस्था का प्रमुख होता था। अगर पूछा जाए इस समय संस्था, मौर्यकालीन इतिहास में संस्था क्या था, तो ये गुप्तचर व्यवस्था का एक अंग था। जबकि आप ध्यान करिए तो जब मौर्य काल के पहले हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे तो उस समय सभा, समिति, इन सब चीजों को और विदत, ये 3 प्रकार की संस्थाएं पढ़ रहे, वो अलग चीज है। यहाँ ध्यान रखना ये संस्था शब्द है, ये गुप्तचर व्यवस्था का अंग है जिसे 2 भागों में बांटा गया था। पहला भाग संस्था और दूसरा संचार के नाम से जाना जाता था। ये गुप्तचर व्यवस्था के अंग है। ध्यान रखना महामात्र जो होता था वो इनका प्रमुख होता था। महामात्य
गुप्तचरों का प्रमुख था। चाणक्य ने घनानंद को पराजित किया, ये सभी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या की, ये सभी जानते हैं। चाणक्य ने अपना वचन पूरा किया, ये सब बातें जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच में पता नहीं कितने अनंत गुप्तचरों का चाणक्य ने सहयोग लिया और कई सारे तो पकड़े गए और उनकी हत्या भी कर दी गई घनानंद के द्वारा। तो ये जो गुप्तचर व्यवस्था है मौर्य साम्राज्य की, आप बैकबोन कह सकते हो, बहुत मजबूत थी। हर क्षण हर विषय पर मौर्य काल को अवगत कराया करती थी। इसके बाद मौर्य काल को अब आप लगभग पूरा पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं मौर्य काल की समय एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति जिसे मेगास्थनीज के नाम से जानते हैं, उसके विवरण पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उसके विवरण पर चर्चा किए बिना मौर्यकालीन जो हमारा कह सकते हैं इतिहास है वो अधूरा है। क्योंकि मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी है इंडिका, उसमें उसने जो विवरण दिए वो भारत के विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। तो लिख लीजिएगा मेगास्थनीज मेगास्थनीज के विवरण। आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज सेलुकस का यानी सेलुकस निकेटार का एक राजदूत बनकर आया था। इसके साथ साथ उसने जो अपने विवरण दिए हैं इंडिका में, वो विवरण उसने स्वयं देखकर नहीं दिए, क्योंकि उसको भारतीय भाषाओं का ज्ञान ही नहीं था। वो दुभाषियों का यानी जो ट्रांसलेटर थे उनके सहयोग से उसने अपने विवरण दिए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, कई बार पूछा गया प्रश्न, किसका राजदूत बन के आया था? तो सेलुकस का राजदूत था। सेलुकस का राजदूत था। सेलुकस कौन था? तो सिकंदर का उत्तराधिकारी था। सेलुकस का राजदूत था। इसकी जो मेगास्थनीज की बुक है वो है इंडिका। मेगास्थनीज की बुक जो है वो इंडिका है। इंडिका पुस्तक जो है इसके विवरण पहले ही मैंने आपको जब बताया था, जब हम साहित्यिक शोध पर चर्चा कर रहे थे, तो उसमें आपने देखा था जो इंडिका के विवरण है वो स्ट्रैबो के ग्रंथ, प्लिनी और एरियन, इनके ग्रंथों में इसके विवरण मिल जाते हैं। तो स्ट्रैबो, प्लिनी और एरियन के ग्रंथों में भी इसके विवरण मिलते हैं। आप सभी को पता है कि जो स्ट्रैबो ने ग्रंथ लिखा है वो जियोग्राफी लिखा है, जियोग्राफी लिखा है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखा है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री और एरियन ने आपको बताया गया था इंडिका नामक ग्रंथ इसने भी लिखा है। तो इस तरह करके इनके विवरण जो है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे नेचुरल हिस्ट्री, चाहे इंडिका, इनमें जो इंडिका के विवरण है मेगास्थनीज के वो मिल जाते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था केसियस जो है यानी जो कह सकते हैं एलियन है, एलियन ने अपने जो विवरण लिखे हैं वो इंडिका नामक पुस्तक में लिखे हैं। इसके साथ एक व्यक्ति और था जिसका नाम केसियस था, उसने मेगास्थनीज से पहले ही इंडिका नामक बुक की रचना की। तो इंडिकाएं 3 थी, एक मेगास्थनीज की, एक एलियन ने इंडिका लिखी और एक इंडिका लिखी थी केसियस नाम के इतिहासकार ने। केसियस, इसकी बुक का नाम भी इंडिका ही था। पन्ने पलट कर देखिएगा और आपको बताया गया था कि इसने इंडिका जो लिखी है वो मेगास्थनीज से पहले लिख दी। तो इस तरह के जो विवरण है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब मेगास्थनीज के विवरण क्या क्या है जरा देखिएगा। इसने भारत की कई जगह तो आलोचना की और कई चीजों की इसने जानकारियां भी दी। इसने बताया कि भारतीयों को लिखने पढ़ने का यानी कालक्रम डिसाइड करने का, इतिहास जो लिखा जाता है उसके कालक्रम को ये लोग नहीं डिसाइड करते थे, ना ही राजा का नाम सिक्कों पर लिखते थे। तो इस तरह के जो विवरण दिए गए वो इसके द्वारा दिए गए। तो पहला कालक्रम
नहीं था। इसने बताया भारतीयों को लिखने पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं था। अब इससे कौन बताए कि हम तब से लिखना पढ़ना जानते हैं जब से इनके लोग यानी इनके कह सकते हैं पिता, इसके बाबा दादा जो भी थे वो सब बोलना भी नहीं जानते थे। सोच कर देखिए, हमने ऋग्वैदिक काल में, आप सभी जानते हैं ऋग्वैदिक काल में हम सब लोगों ने देखा था कि हम वेदों का पाठ किया करते थे और वेद कोई सरल भाषा नहीं थी और उस समय जो वेदों में लिखा गया वो आज भी तार्किक है और आज भी वैसे ही समाज पर लागू होता है। तो ये बात इसने कही कि भारतीयों को लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था। दूसरा, इसने जब सुनी सुनाई बातों को लिखना शुरू किया, क्योंकि इसको भारतीय भाषाओं का तो ज्ञान था नहीं, इसने कुछ ट्रांसलेटर अपने साथ रख लिए, उनको कुछ वेतन दिया करता था और ट्रांसलेटर जो भी बता देते थे वो अपने ग्रंथ में छाप देता था। ध्यान से समझिएगा, इसने इस हद तक लिखा है। आप सोचिए, भारत में सोना खोजने की चींटियां होती थी। इसने ये बताया, प्रश्न पूछा गया है कि बताइए किसने अपने विवरण में कहा है कि भारत में सोना खोजने वाली चींटियां हैं। खोजने वाली चींटियां हैं। कई सारे लोगों ने इस समय, क्योंकि आप सबको पता है जब हम लोग पेरिप्लस ऑफ द एथियंस ही पढ़ रहे थे, हमने एक ग्रंथ का नाम सुना था जो अज्ञात रोमन लेखक द्वारा लिखा गया और इसमें बताया गया था कि भारत के जो बाजार है उनमें सोना चांदी रोडों पर, चौराहों पर ऐसे बिखरा हुआ बिका करता था जैसे आज के समय में आलू और प्याज बिकता है। तो इस तरह का भारत एक समृद्ध, यानी इस समय सोने की चिड़िया वैसे ही भारत कहा जाता था, बहुत धन था। तो हो सकता है किसी चींटी का ढेर हो और उसके नीचे सोना गड़ा हुआ हो। तो ऐसा उसको किसी ने बता दिया कि भारत में जहां जहां चींटियां पाई जाती हैं, चींटियां वो सोना खोजने वाली हैं और सोना खोज देती हैं। तो इस तरह के विवरण इसने ही दिए। इसने कहा भारत में दास प्रथा नहीं थी, दास प्रथा नहीं थी, जबकि आप सबको पता है कि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। यानी चाणक्य ने तो 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया। मंदिरों के लिए अलग दास होते थे, राजा के लिए, रानियों के लिए अलग दास, युद्ध के लिए अलग दास। तो इस प्रकार 9 प्रकार के जो दास थे वो कौटिल्य ने बताया, जबकि इसने कहा कि ऐसा नहीं हो, दास भारत में दास प्रथा जो है ही नहीं। तीसरा इसने कहा भारत में, चौथा इसने कहा अंतर जाति विवाह नहीं होते, यानी एक जाति से दूसरी जाति का जाति विवाह नहीं होते। जबकि आपको ऋग्वैदिक काल में बताया गया था कि भारत में अंतर जाति विवाह स्पष्ट रूप से वेदों में बताया गया, लिखा भी है कि होता है। तो इस समय हो सकता है भाई संकीर्ण विचारधारा क्योंकि आ चुकी थी, इसमें बहुत सारी चीजें जो थी वो जुड़ चुकी थी, तो इसने जो देखे हैं विवरण वो लिखे हैं। तो हो सकता है इसके बारे में ऐसी बातें जो इसने कही हैं वो सच हो, लेकिन पूर्णतया नहीं कर सकते। इसने पहली बार हिमालय, सिंधु और गंगा नदियों का भी उल्लेख किया है। इसने हिमालय, इसके बाद सिंधु और गंगा नदी का उल्लेख किया है अपने विवरण में। तो ध्यान से देखिए, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, इनमें से कौन सा विवरण मेगास्थनीज द्वारा नहीं दिया गया या कौन सा विवरण मेगास्थनीज के ग्रंथ से सही मेल नहीं खाता, वो 4 पॉइंट दे देगा और 1 उसमें गलत दे देगा। तो उसमें आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि क्या क्या इसने बताया है। इसके बाद इसने बताया भारत में सोना खोजने वाली एक तो चींटियां पाई गई। दूसरा इसने बताया भारत में इस समय जो दासी जाति प्रथा थी वो बहुत बढ़ चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में तो 4 प्रकार की जातियों का उल्लेख था, लेकिन इस समय जो जातियां हैं वो 7 प्रकार की जातियां कुल इस समय आ चुकी हैं। तो इसने भारत में जाति प्रथा पर भी प्रकाश डाला, 7 प्रकार की जातियां बताई। जितने कौटिल्य के समय मंत्री थे उन सबको इसने जाति को एक तरह से दर्ज करा दिया। वैसे तो 18 मंत्री थे। इसने कहा दार्शनिक प्रकार के भी कुछ जातियां होती हैं, दार्शनिक एक जाति है, ये इसी ने बताया है। इसके बाद इसने कई सारे किसानों को एक जाति बताया है। तो ये सब, इसको विवरण जो है इसको सही से भारत के बारे में पता नहीं था। आप सोचिए, किसान एक जाति नहीं होता। इसके बाद दार्शनिक जो है ये जाति नहीं होता, लेकिन इसने अपने विवरण में बताया है कि ये सब जातियां हैं। इसके बाद आखेटक, इसके बाद ग्वाला, ये सब इसी के द्वारा बताई गई जातियां हैं। ये इनके व्यवसाय थे। दार्शनिक रूप से जो लोग विवरण देते थे उनको दार्शनिक कहते थे। किसान जो कृषि किया करते थे, आखेटक जो जंगलों में अपने निवास, तो जो ग्वाला थे वो दूध देते। तो इस प्रकार करके मेगास्थनीज ने कहा कि 7 प्रकार की इस समय जातियां हैं। ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछे गए। इसके बाद
मौर्य काल की कला संस्कृति पर इसने प्रकाश डाला तो बताया कि इस समय यक्ष और याक्षिणी की जो मूर्तियां हैं वो बहुत ज्यादा मिली है। तो ध्यान रखना, यक्ष और याक्षिणी की मूर्तियां सर्वाधिक मिली हैं मौर्य काल में। जैसे ऋग्वैदिक काल में हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि इस समय इंद्र सबसे प्रमुख देवता हुआ करता था, वरुण और अग्नि जो थे इसके बाद आते थे। इंद्र को 250 ऋचाएं जबकि वरुण और अग्नि को 200 ऋचाएं मिली थी। लेकिन याद रखिएगा इस समय जब हम मौर्य काल में है तो ध्यान रखना सबसे प्रमुख देवी देवताओं में यक्ष और याक्षिणी आते थे। इनकी सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं। ये मौर्य काल की एक कह सकते हैं विशेष उपलब्धि थी। इसके साथ साथ ये मूर्तियां जो मिली हैं दीदारगंज, विदिशा, इन सब जगहों से पाई गई हैं। 3-4 जगह हैं, दीदारगंज, परखम और विदिशा, इनसे ये मूर्तियां प्राप्त की गई। तो इस तरह करके मौर्य साम्राज्य की पूरी आपको एक कह सकते हैं घटनाएं थी। मौर्य साम्राज्य के बाद अब हम पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में। मौर्य एक साम्राज्य था जबकि शुंग एक राज्य है और इसका एक सिर्फ राजा है। इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए इतना तैयार करिएगा, अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।